क्लियर है क्या बच्चों? अच्छा, क्लियर नहीं है? मनोज का क्लियर नहीं है और बाकियों का ऑडियो वीडियो? गौरव का क्लियर है, कंचन का नहीं। तो बच्चों, काफी बच्चों का ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, इसका मतलब मेरे नेटवर्क के साथ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के नेटवर्क के साथ थोड़ी सी परेशानी है। उसको रिफ्रेश करो, है ना? तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो था वो करवाया था। आज हम लोग जो बचे हुए अपने जो नॉमेनक्लेचर हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। एक है अपने पास में ट्राइवियल सिस्टम, और एक जो है दूसरा वो है अपने पास में डिराइव्ड सिस्टम। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हेडिंग बना दीजिएगा बच्चों, ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो ट्राइबल सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, वो बच्चों इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचुरली हमें किससे मिलता है। नेचुरली हमें कोई भी चीज जो है वो किससे मिलती है, उसके बेसिस पर हम लोग उसका नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं, जैसे कि CH4। वैसे तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? मीथेन। पर ट्राइवियल सिस्टम में इसे कहा जाता है मार्श गैस। अब बच्चों, मार्श गैस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें मिलती है मार्शी एरिया से। और मार्शी एरिया का मतलब हम लोग जानते ही होंगे, दलदल वगैरह जो है, कीचड़ वगैरह जो है, तो वहां से ये हमें गैस मिलती है, मीथेन गैस। इस वजह से इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मार्श गैस नाम दे देते हैं। तो आपने जो हेडिंग बनाई है ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसके अंदर लिखिएगा, दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, this system of nomenclature of of organic compounds is based on natural source or properties of the compound, natural source or properties of the compound। ठीक है, तो हम लोग ये सारे एग्जांपल्स लिखेंगे और इनके सामने रीजन भी लिखेंगे कि इन्हें ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो पहला एग्जांपल आप बना लो बच्चों, CH4, जिसको ट्राइबल सिस्टम में क्या कहेंगे? मार्श गैस। और इसके आगे आप रीजन लिख लें, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्शी एरिया, बिकॉज it is obtained from marshy area, obtained from marshy area। दूसरा एग्जांपल बच्चों क्या है? CH3, और उस CH3 से जुड़ा हुआ है OH, CH3OH। इसको कहा जाता है वुड स्पिरिट। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वुड स्पिरिट। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। मतलब कि जब लकड़ी को एकदम सील पैक्ड ट्यूब के अंदर बहुत देर तक गर्म किया जाता है, तब जाकर के हमें ये मिलता है। तो CH3OH, इसको क्या कह रहे हैं? वुड स्पिरिट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय destructive distillation, DESTRUCTIVE, destructive distillation of wood, destructive distillation of wood। अगला एग्जांपल है बच्चों CH3, और उससे जुड़ा हुआ है क्या? COOH, COOH, CH3COOH।
इसको कहा जाता है ट्राइवियल सिस्टम में एसेटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसेटिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये बच्चों हमें विनेगर, सिरका, सिरका जो होता है विनेगर, उससे मिलता है। और लैटिन लैंग्वेज में विनेगर को बोलते हैं एसेटम। देखिएगा, एसिटिक एसिड बिकॉज it is obtained from vinegar, it is obtained from vinegar whose Latin, Latin, whose Latin name is, whose Latin name is acetum, acetum, whose Latin name is acetum, acetum, Latin name is acetum। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्योंकि ये हमें मिलता है जो रेड एंट होती है, जो लाल रंग की चींटी होती है, उसके स्टिंग, उसके डंक से। एसिड जो होते हैं बच्चों इरिटेशन और पेन कॉज करते हैं। यही कारण है कि अगर आपको या तो कोई चींटी या कोई मधुमक्खी काटती है तो बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि उनके डंक में, उनके स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड मौजूद होता है? फॉर्मिक एसिड। और लैटिन लैंग्वेज में ये जो फॉर्मिक है इसको बोलते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंड। देखिएगा, HCOH formic acid because it is obtained from, because it is obtained from, it is obtained from sting, sting of red ant, sting of red ant, which is called formica, 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 which is called formica in Latin language, in Latin language। इसी तरीके से बच्चों आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा होगा CH3, उसके आगे है CH। अब उस CH से एक तरफ तो जुड़ा हुआ है OH और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है? COOH। इसको हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। ये बच्चों लैक्टिक एसिड जो है इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये हमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही वगैरह जो होती है उनसे मिलता है। और लैटिन लैंग्वेज में मिल्क को कहा जाता है लैक्टम। देखिएगा, लैक्टिक एसिड बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, बिकॉज इट इज obtained from milk whose Latin name is lactum, LACTUM, lactum। ठीक है। इसके अलावा देखो ट्रेवल सिस्टम के अंदर कुछ छोटे मोटे और नाम है, जैसे कि देखिएगा मैंने यहाँ 3 एग्जांपल अलग से यहाँ नीचे बनाए हैं। अगर बच्चों आपका कंपाउंड अनब्रांच्ड हो, मतलब उसमें कोई सब्स्टिट्यूट वगैरह ना हो, तो हम लोग उसके नाम से पहले स्मॉल n लिखते हैं। इस स्मॉल n का मतलब होता है नॉर्मल। क्या मतलब होता है इसका? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है सिंपल, कि जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, कुछ ना हो, बस सीधी सीधी एक स्ट्रेट चेन हो, बाकी इसके अलावा कुछ ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर टोटल 5 कार्बन है, सीधी सीधी चेन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ट्राइवियल सिस्टम में इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एन पेंटेन। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? एन पेंटेन। तो अगर मैं यहाँ नीचे जो ग्रीन कलर के मार्कर से बना रहा हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? जरा कमेंट करो। ग्रीन कलर के मार्कर से जो मैंने बनाया है इसका क्या नाम हो जाएगा ट्राइवियल सिस्टम में?
बिल्कुल सही जवाब है वंशिका और कनिका का। सोनू का भी सही। गौरव बेटा कैपिटल एन लगाया है तुमने, कैपिटल एन नहीं आएगा, स्मॉल एन, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। ये बना लो, एन पेंटेन और एन ब्यूटेन का एग्जांपल बना लो। एन का मतलब है नॉर्मल, और नॉर्मल कब होगा, जब स्ट्रेट चेन हो, अनब्रांच्ड हो, कोई सब्स्टिट्यूट कुछ भी ना हो, बस एक सिंपल सी चेन हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, इस नॉर्मल वाले को मैं मिटा रहा हूं। बच्चों ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को कहा जाता है आइजो। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को हम लोग, आइजो। तो ये हुआ आइजो, और टोटल इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 5, काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस ग्रुप की वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइजोपेंटेन। क्या बोलेंगे, आइजोपेंटेन। तो इस हिसाब से कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, इनका क्या नाम हो जाएगा, ये ग्रुप जिसमें मौजूद है उसको बोलेंगे आइजो। तो इस हिसाब से ए और बी का ट्राइवियल सिस्टम में नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, वंशिका का कमेंट आया है ए के लिए। ठीक है, कंचन का, ठीक है, सही जवाब है, बिल्कुल करने का सही जवाब है। भाई ये तो हो गया आइजो, और टोटल कितने कार्बन है, 6, तो आप इसको क्या कहोगे, आइजोहेक्सेन। और ये जो कंपाउंड बी है, आप देखो इसके अंदर ये तो ग्रुप हो गया आपका आइजो, और टोटल 4 है, तो आप इसको क्या कहोगे, आइजो ब्यूटेन। आप इसको कह देंगे आइजो ब्यूटेन। ये एग्जांपल भी बना लो बच्चों। तो आइजो वाले बच्चों आपने लिख लिए होंगे, आइजो वाले में एक बार मिटा रहा हूं। फिर देखो एक और एग्जांपल है, ये जो ग्रुप है, देखो आप देखोगे इसमें टोटल 5 कार्बन आ रहे हैं, जिसमें एक बीच वाले कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं इसको, नियो। और टोटल इसमें टोटल ही 5 कार्बन है, तो आपने इसको बोल दिया नियो पेंटेन। जरा एग्जाम्पल सी पर आप गौर फरमाओ, तो देखो ये तो क्या हो गया, ये तो बन गया पूरा नियो, और टोटल इसमें कार्बन कितने हैं आपके, टोटल कार्बन आ रहे हैं 6, तो फिर आप इसे क्या कह देंगे, नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन, ये वाला एग्जाम्पल भी बना लीजिए। तो हम लोगों ने ये देखा कि ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में हमने किसका और कैसे नाम देना है। तो ये अपना बच्चों ट्राइवियल सिस्टम हो गया, ज्यादा डेप्थ में हमें पढ़ना नहीं है, बस ये जो सिलेबस में जो छोटी मोटी चीजें हैं बस यही हमें आनी चाहिए। आखिरी और तीसरा सिस्टम करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर का, जो है डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर।
तीसरा और आखिरी है बच्चों डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये जो डिराइव्ड सिस्टम है ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस चीज से डिराइव हुआ है, किससे बना है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग इसका नाम देते हैं, लिखिएगा द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस system of nomenclature this system of nomenclature of organic compounds is based on derivatives of simple compounds, derivatives of simple compound, कि आपके कुछ सिंपल कंपाउंड्स हैं और उनसे आगे आप क्या अलग अलग कंपाउंड बना रहे हो, इसके बेसिस पर हम लोग यहां नेमिंग देते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए बच्चों। अगर सिंगल कार्बन, एक कार्बन और उससे OH जुड़ा हुआ हो तो यहां हम लोग डिराइव्ड सिस्टम में उसको क्या कहते हैं, कार्बिनॉल, इसको कहते हैं कार्बिनॉल। एक कार्बन जिससे क्या जुड़ा हुआ हो, OH, उसको बोलते हैं कार्बिनॉल। तो जरा यहां इस एग्जांपल को देखो, यहां बच्चों ये एक कार्बन और ये एक OH, ये तो क्या कहलाएगा, कार्बिनॉल। और इससे जुड़ा हुआ है CH3 जिसको आप मिथाइल भी कहते हो, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम दे देंगे मिथाइल, और ये पूरा क्या कहलाएगा, कार्बिनॉल। ऐसे नीचे वाले एग्जांपल में देखो, ये तो हो गया कार्बिनॉल। अब ये जो ग्रुप है दो कार्बन का, तुम लोग इसे क्या कहोगे, इसको कहोगे इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बिनॉल। ये एग्जांपल देखो बच्चों, ये यहां पर ये एक कार्बन और OH, ये तो क्या हो गया, कार्बिनॉल। अब इससे तुम देखो बच्चों, तुम्हारे पास तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं अलग अलग, तो तीनों को अल्फाबेटिकली हम क्या लिखेंगे, ये दो कार्बन का सबसे पहले लिखा जाएगा इथाइल, फिर ये एक कार्बन का लिखा जाएगा मिथाइल। अब देखो ये है तो तीन कार्बन का, पर अगर आपको आइसो की कंडीशन याद आ रही हो तो ये आइसो है, तो हम लोग इसको लिख देंगे आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल, आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। तो जरा कमेंट करके बताओ, जो मैं स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूं उसका डिराइव्ड नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा, ये अजीब सा नाम लिखा है तुमने अपना, पता नहीं क्या है, क्लियर नहीं दिख रहा, बाकियों को तो क्लियर दिख रहा है शायद, और तभी तो इन्होंने सही कमेंट किया है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, क्योंकि ये तो आपका कार्बिनॉल हो गया और इस पर तीनों के तीनों मिथाइल हैं, तो आप इसे क्या लिख देंगे, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। बहुत बढ़िया। तो ये दूसरा जो मैंने बनाया है इसका क्या नाम हो जाएगा, जरा वो भी बताओ। जो एक और मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसका क्या नाम हो जाएगा। ठीक है, कनिका का कमेंट आया है, और बेटा कनिका एकदम सही जवाब है तुम्हारा, इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल।
डाई इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। फटाफट से कार्बिनॉल वाले एग्जाम्पल बना लो सारे, जब बना लो तो कमेंट कर देना डन। ठीक है बच्चों, मेरे पास में कमेंट आ गए हैं डन। तो कार्बिनोल वाले आपने एग्जाम्पल बना लिए, मैं उन्हें इरेज करते जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। इस एक कार्बन पर COH जुड़ा हुआ हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेटिक एसिड। तो अगर बच्चों आप यहां देखें पहले एग्जाम्पल में, तो ये तो हो गया आपका एसिटिक एसिड, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3। तो आप इसको बोल देंगे क्या, मिथाइल एसिटिक एसिड। इसी तरीके से बच्चों ये तो हो गया एसिटिक एसिड, इससे ये जो ग्रुप है अगर आपको याद आ रहा हो तो ये आइजो है, और 3 कार्बन है तो आइजो प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आइजो प्रोपाइल एसिटिक एसिड। तो जरा मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं तुम लोग उसका नाम देना। इसका बच्चों नाम दो, ठीक है। कन्या का कमेंट आया है मेरे पास में। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका नाम सुनो। इसका नाम है डायमिथाइल एन प्रोपाइल एसिटिक एसिड। प्रोपाइल के सामने एन क्यों लगाया, एन का मतलब वही नॉर्मल है, क्योंकि ये प्रोपाइल जो है ब्रांच्ड नहीं है। ब्रांच्ड था तो हमने क्या लगाया था, आइजो। तो अगर नॉर्मल है, सिंपल सोबर सिंपल स्ट्रक्चर है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन नॉर्मल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल एन प्रोपाइल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वाले एग्जांपल बना लीजिए सारे, और कमेंट कर दीजिएगा डन। ठीक, मेरे पास कमेंट आ गए हैं बच्चों, डन। तो ये जो चैप्टर में हम लोगों ने जो नॉमेनक्लेचर टॉपिक स्टार्ट किया था, वो हमारा नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक ओवर हो चुका है बच्चों। अब हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ने जा रहे हैं, और अब जो हमें हेडिंग करनी है कवर, वो हेडिंग है
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हेडिंग बनाइए बच्चों, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पहले बच्चों एलोट्रॉप का मतलब समझ लो। आप लोगों ने सुना होगा डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, है ना, चारकोल, ये सबके सब बच्चों कार्बन के ही बने हुए हैं। पर इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे आपने सुना होगा कि डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। तो इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तो इन्हें ही एलोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट की अलग अलग स्ट्रक्चर्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत अलग हो, पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसीलिए है क्योंकि ये सभी एक ही जैसे एलिमेंट से बने हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स, और प्रॉपर्टी को कहा जाता है एलोट्रॉपी। लिखिएगा बच्चों, सबसे पहले एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिखो। different forms of same element, different forms of same element having similar chemical properties, having similar chemical properties but different physical properties, but different physical properties are called allotropes, are called allotropes, allotropes, and this property is called, and this property is called allotropy, allotropy, allotropy। तो बच्चों जो कार्बन है इसके दो एलोट्रॉप्स होते हैं। तो बच्चों कार्बन के दो तरीके के एलोट्रॉप्स होते हैं, एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन और दूसरे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जो बच्चों एकदम पत्थर, एकदम सॉलिड, एकदम हार्ड होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे आप अगर डायमंड को अपनी मुट्ठी में रखो और जोर से कंप्रेस करो तो ऐसा थोड़ी है कि डायमंड का पाउडर हो जाएगा, डायमंड वैसा ही रहेगा। पर अगर बच्चों आप कोयले को अपने हाथ में रख के जोर से मुट्ठी को बंद करो तो कोयला जो है वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अंतर है क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में। क्रिस्टलाइन भी बच्चों तीन तरीके की फॉर्म्स होती हैं, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक है फुलरीन, FULLERENE, फुलरीन। दूसरी तरफ जो अपने पास में नॉन क्रिस्टलाइन है उसमें आ जाता है कोक, कोल, चारकोल या कार्बन ब्लैक। बच्चों एक बार आप ये फ्लो चार्ट बना लो, फिर हम लोग डिटेल में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन को करेंगे। मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारे सिलेबस में है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो हमारे सिलेबस से बाहर है।
तो बच्चों मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं, तो आई होप आप लोगों ने इन्हें बना लिया। तो सबसे पहले हम लोग जो एलोट्रोप कार्बन का करने जा रहे हैं वो है डायमंड। हेडिंग बना दीजिएगा बच्चों, डायमंड। डायमंड तो बच्चों डायमंड में देखो क्या होता है। डायमंड के अंदर एक कार्बन का जो एटम होता है वो 4 और कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल मैनर में। टेट्राहेड्रल मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वापस से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। टेट्राहेड्रल एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हैं। तो एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल मैनर के अंदर, और ऐसा करने की वजह से डायमंड 3 डायमेंशनल 3D में एक नेटवर्क बना लेता है एक दूसरे के साथ। कार्बन जो है वो आपस में कॉम्पैक्टली इतने बड़े, इतने ज्यादा उलझे हुए होते हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लेते हैं। इसी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से डायमंड जो है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस में से है। दुनिया में पाए जाने वाले सबसे जो रफ एंड टफ, सबसे जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं उनमें से ही एक है कौन? डायमंड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये आप बना लीजिए। एक कार्बन 4 और कार्बन से जुड़ा होगा ताकि एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड बन सके। मेरे पास कमेंट्स आ गए हैं बच्चों, तो चलिए इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। लिखिएगा बच्चों, फर्स्ट पॉइंट लिखो डायमंड के लिए। इन डायमंड, इन डायमंड कॉमा ईच कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम is arranged in 3-dimensional, is arranged in 3-dimensional 3D 3-dimensional tetrahedral 3-dimensional tetrahedral manner, tetrahedral manner by bonding with other 4 carbon atoms, other 4 FOUR 4 carbon atoms, 4 carbon atoms to give 3D capital D 3D network, 3D network, full stop,
So it is one of the hardest substances found on the earth. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. Next point, the distance between two carbon atoms, the distance between two carbon atoms is 154 picometer. PM को बोलते हैं picometer, PICO, picometer is 154 picometer. बच्चों एक पिकोमीटर जो है उसमें 10 रेज टू द पावर -12 मीटर. 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -12 मीटर के इक्वल होता है. तो हम लोग डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में और भी बातें करेंगे पर नेक्स्ट क्लास के अंदर.